हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट केरा। आज हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यू सी, जब मैंने कुछ दिन पहले लाइव मॉक लेके आप लोगों को दिखाया था SBI PO प्री का, तो अ लॉट ऑफ यू अमॉन्ग्स दोज हु हैव वॉच्ड दैट लेक्चर, मुझे कमेंट सेक्शन में उन लोगों ने बोला कि सर RCs टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उसके बाद उसमें एक्यूरेसी भी जो है वो उस हिसाब से नहीं आ पाता है जिस हिसाब से आप लोगों को चाहिए होता है। तो एक गाइडेंस सेशन बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि कैसे जल्दी RC किया जाए एंड विथ एक्यूरेसी किया जाए, राइट। वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? पहले तो मैं आपको RC करने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने का एक 3 स्टेप मेथड बताने वाला हूँ, और उस 3 स्टेप मेथड को फिर हम लोग 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में अलग अलग करके लगा के देखेंगे। एंड देन यू वुड सी कि हाउ यू नीड टू रिड्यूस टाइम इन अटेम्प्टिंग RCs एंड ऑब्वियसली गेटिंग मोर स्कोर आउट ऑफ इट, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आपका जो प्रॉब्लम या डाउट है वो मुझे SBI PO के प्री के जो कॉन्टेक्स्ट है उससे में भी समझ में आता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है SBI PO प्री में, देयरफॉर स्पीड की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ गया है, राइट। बट स्पीड विदाउट एक्यूरेसी विल नॉट सर्व यू एनी पर्पस। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न दैट व्हाई यू पीपल आर सो मच कंसर्न्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ RC एज वेल एज द स्पीड ऑफ द RC। तो इसीलिए आज का ये सेशन जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप खुद इसको प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके लेक्चर को वहाँ पे कीजिएगा। एंड देन इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एज आई ऑलवेज टेल यू कि कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज, अपने आइडियाज़ जो है मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं वहाँ पे भी आपको गाइड कर पाऊँ, ठीक है, राइट। सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 3 स्टेप ऑफ RC सॉल्विंग से। देखते हैं वो क्या है। तो ये है आपका 3 स्टेप ऑफ RC सॉल्विंग। सो फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्वेश्चन पढ़ने की बात कर रहा हूँ वो अपने लाइव वाले जो मैंने मॉक लिया था उसमें भी देखा था कि मैं रूट्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ने की बात कर रहा हूँ। ये क्या है मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आपसे करवाऊंगा भी अगले जो 2 पैसेजेस होंगे उसमें। बट ये रूट्स ऑफ द क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो, और आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर। देखिए अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज अभी आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, तो बहुत डिटेल में जाऊंगा तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपके लिए अभी जितनी ज़रूरी है उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट यू आर एबल टू यूज इट एंड गेट बेनिफिट इन दी अपकमिंग एग्जाम्स, राइट। अब आगे जाके मेंस के लिए हम लोग डिटेल में जाके कर सकते हैं या दूसरे एग्जाम्स के लिए डिटेल में जाके कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ये डिटेल में आपको सीखना है कि नहीं है। तो आइडेंटिफाई टाइप्स। तो टाइप्स क्या होते हैं? तो टाइप्स होते हैं आपके रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विदाउट रेफरेंस बेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे जिनका आंसर जो है पैसेज में ही रहता है। व्हाट डज द ऑथर से व्हेन ही मीन्स दिस, तो व्हेन ही सेज दिस तो वो तो पैसेज में ही है। इवन इफ इट इज इन्फरेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि ओके यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है, उसका ही इज आस्किंग द मीनिंग, राइट। सो वो, और कभी कभी ऐसा होता है कि विच वन ऑफ दीज थिंग्स हैव द ऑथर मेंशन्ड इन हियर, तो वो फैक्ट बेस्ड रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन हो गया। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं और इन्फरेंस बेस्ड भी हो सकते हैं। सिमिलरली विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन भी फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं और इन्फरेंस बेस्ड हो सकते हैं। फैक्ट बेस्ड कौन से? ऑल ऑफ दीज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा पैसेज पढ़ के समझना पड़ेगा कौन कौन सा सही है, तो जो नहीं है उसको आंसर करना पड़ेगा। तो इसका कोई रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं ना। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे जाके आप वो आंसर आपको मिल जाएगा। इन्फरेंस बेस्ड विदाउट रेफरेंस पॉइंट, टोन ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हो जाते हैं
इन्फरेंस बेस्ड विदाउट रेफरेंस पॉइंट, आपके पूरी अंडरस्टैंडिंग से ही आएगी। तो जो विदाउट रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होता है पैसेज का, राइट, ओके। और जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर, एक समरी, एक माइंड मैप होने से ही काम चल जाएगा, राइट, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज। रीड द पैसेज एक्टिवली। अब एक्टिवली मतलब है एक्टिव रीडिंग। अब ये जो पार्ट है, ये जो 3 स्टेप है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए आप लोगों को कर रहा हूं क्योंकि ये नया है। इससे आपका टाइम बचेगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि नया है उसको आपको समझना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो वही पुराने नॉर्मल तरीक़ों से जितना करते रहोगे, आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में उतना फ़र्क नहीं मिलेगा, और इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एक्टिव रीडिंग क्या होता है इसको समझिए। एक्टिव रीडिंग के 3 लेवल होते हैं, राइट। तो फर्स्ट होता है लेवल 1। तो लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 होता है स्पीड बिल्डिंग या स्पीड रीडिंग। ये किस किस तरह की चीज़ों से आता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे हैं आई स्पैन, देन अर्जेंसी, देन स्किमिंग स्कैनिंग, राइट। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है आपके स्पीड रीडिंग के, राइट, ओके। उसके बाद लेवल 2। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है आपका माइंड मैप बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बिल्डिंग। माइंड मैप या स्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो इसमें आप क्या करते हो, पूरे पैसेज को स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हो, ओके। अब लेवल 3, इसके ऊपर ये लेवल 2 एंड देन लेवल 3। लेवल 3 होता है प्रिडिक्शन ऑफ स्टोरी, राइट, और एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन इसका मतलब ऑथर क्या लिख रहा है उसको प्रेडिक्ट कर पाना, उसको एंटीसिपेट कर पाना, और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ ना कि क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरसी में। जब हमने क्रिटिकल रीजनिंग का अभी क्लास किया उसमें भी मैंने बोला। तो ये 3 लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीडिंग का। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके आप टॉप मोस्ट लेवल पे पहुँचते हो, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं एक्टिव रीडिंग। सो यू आर एन एक्टिव रीडर व्हेन यू रीच हियर, राइट। ये एकदम एंट्री लेवल, ये आपके क्लरिकल के प्री के जो एग्ज़ाम्स है, इजी जो एग्ज़ाम्स है, उनमें ये काम आ जाता है। इसी से काम आपका चल जाता है प्री के एग्ज़ाम में। क्लरिकल के मेंस के एग्ज़ाम, पीओ के प्री के एग्ज़ाम्स और सिमिलर एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ तक आना ज़रूरी है। और अगर आपको कंपटीशन को एकदम बहुत पीछे छोड़ देना है, आपको एकदम 99.5 परसेंटाइल के ऊपर जाना है मेंस में खास करके, तो आपके लिए ये ज़रूरी है, राइट। लेवल 2 तक आप मेंस में लगभग टॉप 5% में आ जाओगे, लेकिन अगर टॉप 1% में आना है इंग्लिश के स्कोर में और रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में, तो यहाँ पे लेवल 3 पे आना पड़ेगा। तो ये है इसका आइडिया, ये समझ के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, बिकॉज तभी जाके आप उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे। लेकिन अभी तो उतना टाइम नहीं है कि हम लोग वहाँ तक जा पाए, तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते इस एग्ज़ाम के लिए। ऑब्वियसली आगे जाके आप पूरी चीज़ मेरे से सीख लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे दूसरे वाले एग्जाम्स में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, राइट। अब द थर्ड इज आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है उन पे वापस जाइए टू दैट पार्ट ऑफ द पैसेज, गो बैक टू द पैसेज, राइट। एंड जो नॉन रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है उन पे आंसर डायरेक्टली फ्रॉम योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, राइट, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये स्टेप, कि आपको मैं ये तीनों स्टेप समझा दिया, ओके। एक आइडिया आ गया आपको। ऑब्वियसली ये एक दिन में आपके अंदर घुस नहीं जाएगा, लेकिन आपको अभी पता है कि आपको करना कैसे है। वो जो आपको दिखा ना कि मैंने 4 मिनट 3 मिनट के अंदर पूरा पैसेज कर लिया सही तरीके से, उसका रीज़न ये है कि दिस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग,
आई हैड बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन टीचिंग दिस अगेन एंड अगेन। और इसीलिए जो बच्चे ये अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, उनका जो स्कोर इन मेंस, इन प्री में तो ऑब्वियसली इवन इन मेंस इज अमॉन्ग्स द टॉप 1% ऑफ द कंट्री। Not only in banking exams, even in CAT exams, they do wonderfully well. जो लोग मेरे से तैयारी करके even CAT देने गए हैं, उनको भी ये इतना काम आया है, राइट? इफ यू कैन सिंसियरली फॉलो दिस, इट वुड वर्क वंडर्स फॉर यू, ठीक? ओके, तो अब हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे दोनों पैसेजेस में, देखते हैं कैसे। अब उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, टीम ने मुझे रिमाइंड करने के लिए कहा था कि एक ऑफ़र चल रहा है आपके SBI PO प्री और SBI क्लर्क मेंस के टेस्ट सीरीज़ पे। तो वो ऑफ़र सामने है, आप देख लीजिएगा एंड जाके स्मार्ट कीरा के वेबसाइट पे उस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं आप लोग, राइट? कोड है शायद FEST25 लगा के इन दोनों को आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ अब क्या था हमारा पहला स्टेप? ये है पहला पैसेज का पहला स्टेप था रीडिंग द क्वेश्चन रूट्स। अब हम रूट्स को मैंने आपके लिए अलग करके रख दिया है। तो मैंने पैसेजेस उठाए हैं उसी वाले मॉक से, ओपन वाले मॉक से, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कौन से पैसेजेस मैंने उठाए हैं, राइट? और उसी को डिटेल में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि उस दिन जो मैंने 3-4 मिनट में उसको सॉल्व कर दिया, वो प्रोसेस आप समझ पाओ कि मैं किस तरह से जाता हूं कि उतनी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसको एक्शन में दिखाने वाला हूं अभी। तो पहले मैं और आप दोनों मिलके इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू रीड द पैसेज। आप पैसेज को पॉज करके लेक्चर को रीड करेंगे, एंड देन I will read the passage and do the things that I do, so that you have a clarity कि आपको भी करना है वही पैसेज पढ़ते पढ़ते, right? Now, the पहला question here is, as per the passage, which of the following are symptoms of coronavirus infection in humans? तो कीवर्ड क्या है? Symptoms of coronavirus infection or humans. Next, which animals are the possible culprits after the spread of coronavirus in China? तो कोरोना वायरस चाइना में स्प्रेड का एनिमल्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सारे रेफरेंस बेस्ड है, रेफरेंस है, ये पैसेज में ही कहीं ना कहीं बताया रहेगा स्पेसिफिकली कुछ पोजीशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? अब देखो, ये ना विदाउट रेफरेंस पॉइंट है। ऑब्वियसली मुझे ये तो नहीं पढ़ना है ना, अभी रूट्स पढ़ना है। रूट्स मतलब सिर्फ इतना। अब ये विदाउट रेफरेंस पॉइंट है, इसके ना पूरा पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से भी ये आप आंसर कर सकते हो। एज पर द पैसेज, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स इनिशियली इमर्ज्ड इन विच कंट्री? तो सार्स के बारे में जब कहाँ हुआ है वो बताएगा, वो पॉइंट हमें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्टिल सेफ from the effects and spread of coronavirus as mentioned in the passage? तो कौन सी कंट्री सेफ है? तो एक कंट्री की लिस्ट होगी, वो जगह मुझे देखनी पड़ेगी। तो इसी से यही समझ में आता है। तो ये भी रेफरेंस पॉइंट, ये भी रेफरेंस पॉइंट, ये भी रेफरेंस पॉइंट, कीवर्ड्स हमें पता है। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, ध्यान रखना ये कीवर्ड्स जब आएगा वो जगह नोट करके रखना, राइट? वो जगह मेंटल नोट करके रखना, और पढ़ते पढ़ते कोशिश करो एक माइंड मैप बनाने का। माइंड मैप मतलब समरी ऑफ ईच पैरा इन योर हेड विथ द फ्लो के साथ, कि अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, राइट? ये आप कोशिश करोगे, और इन रेफरेंस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए उनका एक मेंटल नोट बनाओगे, और देखना जब क्वेश्चन आंसर करने जाओगे तो कितना आसान हो जाता है, कितना जल्दी वो हो पाता है, राइट? क्लियर? अब आपको पॉज करना है और इस पैसेज को पढ़ना है। 1.5 से 2 मिनट मैक्स आपको देना है इसको पढ़ने में। 1 मिनट में ही होना चाहिए, बट ठीक है, आपका अगर स्पीड कम है 1.5 से 2 मिनट। डन? ओके, नाउ अब मैं इस माइंड मैप वाले टेक्निक को आपके साथ करूंगा। यहाँ पे लेवल 2 ही काफ़ी है, लेकिन लेवल 3 भी मैं बीच बीच में अप्लाई करते हुए दिखाऊंगा। वो जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना, बिकॉज यहाँ पे नॉन रेफरेंस क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे आपको मैं करके दिखाऊंगा। अ न्यू कोरोना वायरस हैज़ ब्रोकन आउट इन चाइना, इन्फेक्टिव मोर देन 2740 and killing 80. As authorities fight to contain the virus, experts warn that the death toll will almost certainly rise. The disease, which causes pneumonia-like symptoms, has forced
Beijing to quarantine 18 major cities, essentially locking down more than 56 million people. इशू हमें पता चल गया. पहला पैराग्राफ इज अबाउट द इशू. इशू क्या है कि वो कोरोना वायरस चाइना में एक न्यू वेरिएंट स्प्रेड की बात कर रहा है और उसका इफेक्ट. न्यू वेरिएंट स्प्रेड एंड इट्स इफेक्ट. ओके, ये है पहला वाला. नेक्स्ट, कोरोना वायरस आर ए फैमिली ऑफ that causes illness ranging from a cold to more severe disease. Typically symptoms include a fever, fatigue, sore throat. देखो symptoms आ गए, sore throat, dry cough and may later develop breathing difficulties. Symptom का एक question था, याद है? These viruses are transmitted between animal and people. This novel coronavirus named 2009 nCoV is a new strain that has not been previously identified in humans. तो सेकेंड पैरा इज अबाउट कोरोना वायरस सिम्टॉम्स एंड इफेक्ट और कुछ और डिटेल. ओके, द सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस इज बिलीव टू बी अ सी फूड मार्केट इन सेंट्रल चाइनीज सिटी ऑफ यूहान. द सिटीज हेल्थ कमीशन सेड द इन्फेक्शन ब्रोक आउट बिटवीन December 12 to 29 and some of the patient employed at the market. The animal source of the outbreak has not been identified, but two recent research papers have pointed to bats and snakes as the possible culprit. यहाँ पे एक जगह पे बोला था ना कि कौन सा एनिमल है, तो वो भी मिल गया. The market in Wuhan now shut down was home to stalls trading in many different animals including snakes, marmots and poultry. तो ये हो गया कि कहाँ से हुआ, how did it happen. हाउ डिड इट हैपन, ये हो गया हमारा थर्ड पैरा. ओके, अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैं ये बोल बोल के पढ़ रहा हूँ, आपको बोल बोल के नहीं पढ़ रहा है. यहाँ पे मैं स्पीड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ. जितने भी स्पीड रीडिंग के टेक्निक मैंने आपको बताया, और भी एक दो है, जैसे अर्जेंसी हो गया, आई स्पैन हो गया, आपका जो क्या कहते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग हो गया, ये सारे जो है आपको लगाने हैं इन द माइंड. अब वो अगर आपको नहीं पता है किस तरह से करने हैं ये सारे टेक्निक्स, तो इसके लिए अलग से मैं क्लासेस लूँगा. लेकिन इनको मैं जब अभी पढ़ रहा हूं तब मैं स्पीड में नहीं पढ़ रहा हूं. वो तो जब मैं वहां पे एग्जाम में टेस्ट में पढ़ रहा था तब मैं स्पीड में पढ़ रहा था. राइट, ओके. तो इस तरह से नहीं पढ़ रहे, लेकिन इस तरह से इसको एनालाइज करना है. तो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, ये इस तरह से करना है. क्लियर है डिफरेंस? While most people affected are in China, cases in this fast-moving outbreak have now been found in United States, France, Australia, Hong Kong, Thailand, Malaysia, मकाओ, जापान. देखो एक जगह था जहां पे कहां पे कोरोना वायरस नहीं हुआ, ये क्वेश्चन था, तो वो उसका आंसर यहां से आएगा. रेफरेंस पॉइंट मिल गया मुझे. 14 people are being tested in UK. The virus can transmit from human to human, which increases its potential spread. ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे एनिमल टू ह्यूमन, देन ह्यूमन टू ह्यूमन. अब यहां पे आ गया हमारा कोरोना वायरस का फोर्थ पैरा. अगर हम लोग देखें, फोर्थ पैरा इज अबाउट कि कहाँ वेयर इट हैज स्प्रेड एंड हाउ इट स्प्रेड्स. ओके, एंड हाउ इट स्प्रेड्स. राइट, नेक्स्ट सर्स, ये हो गया फिफ्थ पैरा, नहीं फोर्थ पैरा, सॉरी फोर्थ पैरा, फिफ्थ पैरा. सार्स फर्स्ट रिपोर्टेड इन चाइना इन 2002. अब ना ये चेंज कर रहा है, सार्स पे जा रहा है. Spread to 27 countries including this. SARS कहाँ पे आया? It spread quickly but then appeared to run itself. MERS on the other hand is more tenacious. It first emerged in 2012. It is more deadly than SARS and has claimed 850 lives. Like SARS and unlike MERS, this coronavirus presents symptoms which make it easier to identify. तो यहाँ पे SARS और MERS, ये दोनों जो डिजीज है, इनके साथ कोरोना वायरस को कंपेयर किया जा रहा है. क्लियर है? राइट, कंपेयर किया जा रहा है. ये है फिफ्थ पैराग्राफ. अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं. लाइक ऑल डिवास्टेटिंग डिजीज आउटब्रेक ऑफ रिसेंट ईयर्स इंक्लूडिंग HIV, एबोला, कोरोना वायरस emerged from animals. In case of SARS, the disease jumped from bat to civet cats and to humans, and in MERS lived from bats to camel to human. राइट, अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस भी बाकी डिजीज के तरह एनिमल टू ह्यूमन पे जाता है. तो a larger comparison on how it spreads. Sorry for the handwriting, जगह कम है ना, तो इसीलिए लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से. ठीक है, बट मैं एक बार बता देता हूँ माइंड मैप को आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ये आपके दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि आपको लिखना है.
पहला, कोरोना वायरस जो है न्यू वेरिएंट के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है, कितना इफेक्ट हुआ है वो बताया जा रहा है, फिर सिम्टम और उस सिम्टम का इफेक्ट क्या होता है, फिर आया कैसे, हाउ डिड इट कम, देन कहाँ पे स्प्रेड हुआ और कैसे हुआ, देन उसको कंपेयर किया गया दो डिजीज के साथ, देन उसको लार्जर एक कंपैरिजन किया गया कि किस तरह से ये स्प्रेड होता है, राइट। अब बताओ क्वेश्चंस पे जब जाएंगे हम लोग, ये जैसे पढ़ोगे ना 2 मिनट अगर आपने लगाया ना पढ़ने के लिए, आपको पता है कि कौन सा पैरा क्या बोल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। अब हमें पता है सिम्टम यहां पे है, राइट, सिम्टम यहां पे है। एक बार आप रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया था, वापस जाओगे और यहां पे देख लोगे सिम्टम्स। जैसे ही आप देख लोगे यहां पे एब्डोमिनल पेन आपको नहीं मिलेगा, रेड रैशेज ऑन स्क्रीन नहीं मिलेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मिलेगा, तो इसीलिए आंसर होगा ओनली 3, दैट इज सी। क्लियर, राइट। अब देखा, जैसे ही मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया अपने माइंड में, आंसर करना कितना आसान हो जाता है। हर एक आंसर 10 से 15 सेकेंड में होगा अभी, राइट। नेक्स्ट, Which animals are the possible culprits after the spread of coronavirus in China? अब हमें पता है कि स्प्रेडिंग के बारे में जो चीजें हैं वो कहां पे है, वो है 3rd पैराग्राफ में, हमने जब माइंड मैप बनाया था। तो उसमें हम जब पढ़ेंगे यहां पे, आपको अगर याद नहीं है, याद है तो मार्क कर दो, अगर याद नहीं है एक बार चेक कर लो ना। तो यहां पे आप 2 रिसर्च पेपर्स हैव पॉइंटेड आउट टू बैट्स एंड स्नेक्स एज पॉसिबल कल्प्रिट्स। यहां जैसे ही पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि स्नेक्स और बैट्स होंगे, तो 1 और 3 हो गया आपका सी। देखा, 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आंसर, हर एक आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज कोरोना वायरस सिम्टम्स आर सिमिलर टू सर्स एंड मर्स। अब ये जो बात है वो यहां पे डिस्कस हुआ है, और यहां पे हमें देखा है कि लाइक सर्स एंड अनलाइक मर्स दिस कोरोना वायरस सिम्टम्स विच मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई। अच्छा, और एक चीज है, कोरोना वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग, ये हमें पता है पर्टिकुलरली कि ये सही है। वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन विया सलाइवा एंड अदर कॉन्टैक्ट्स। अब ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, लेकिन किस तरह से होता है ये कहीं नहीं बताया गया है, आप चेक भी कर सकते हो ह्यूमन टू ह्यूमन के बारे में। यहाँ पे स्प्रेड कैसे होता है वो 4th पैराग्राफ में था, वहां पे कोई सलाइवा का बात नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरह से देखो कि सिर्फ सेकेंड इन्फरेबल है, वाई, बिकॉज ये एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास किया था, याद है, उसमें मैंने क्या कहा था कि कंक्लूजन कभी भी नया डेटा के साथ नहीं आता है। अब यहां पे देखो, ये है जहां पे एक्टिव रीडिंग आपका काम आएगा। यहां पे ना आपको बहुत ज्यादा एक घुस के आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आंसर जो है ना ये तीनों पैराग्राफ को मिला के है, और खास करके कम से कम इतने पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ को मिला के है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपको ये तो मिल रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, लेकिन सलाइवा एक नया डेटा है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हमें पता नहीं किस तरह से होता है। सेकेंड, फर्स्ट वाला कोरोना वायरस सिम्टम्स आर सिमिलर टू सार्स और मर्स, अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है आपको लगेगा कि नहीं, इनके तरह सब कुछ सिमिलर नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से आप वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, उससे आपको पता चलेगा कि 1 भी नहीं होगा और ओनली 2 होगा, क्योंकि ये क्लियरली गिवन भी है कि इस तरह से होता है, एनिमल में ही सब कुछ आता है, राइट। यहां पे भी है, यहां पे भी है, सॉरी यहां पे भी है 3rd में और 6th में, और इसको आप सेफली इन्फर कर सकते हो। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को बिना एक्टिव रीडिंग के, बिना क्रिटिकल रीजनिंग को समझे हुए आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो तो श्योरली कर सकते थे। अब आगे जाते हैं। एज पर द पैसेज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इनिशियली इमर्ज्ड इन विच कंट्री। अब ये भी मुझे पता है कि जो कंट्रीज के बारे में बताया गया है वो कहां पे बताया गया है, सार्स की कंट्रीज के बारे में। सार्स की कंट्रीज यहां पे बताया गया है। सार्स फर्स्ट रिपोर्टेड इन चाइना, कहां पे ना, फर्स्ट रिपोर्टेड इन चाइना, तो इनिशियली इमर्ज्ड और फर्स्ट रिपोर्टेड तो एक ही हुआ, इसका मतलब बी में होगा, चाइना में, राइट। ओके, नेक्स्ट, Which of the following country is still safe from the effects and spread of coronavirus? तो कोरोना वायरस कहां पे स्प्रेड किया है उसके बारे में हमारे पास है यहां पे डेटा, याद है, यहां पे था ना डेटा, ठीक है। तो ये सारे पढ़ो
और देखो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, फ्रांस, इंडोनेशिया। देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया आ गया, ताइवान, मकाओ, जापान, फिलीपींस आ गया, चारों आ गए, इंडोनेशिया नहीं आया, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। गॉट इट, राइट। तो यहां पे आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। तो इस तरह से आपके आंसर्स पांचों के पांचों हो गए। क्लियर है। अब ये देखो, ये 5 में से अगर 1 2 4 5 को ले, ये चारों क्वेश्चन 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड्स। आपने 2 मिनट पढ़ा, माइंड मैप करा, राइट, 2 मिनट पढ़ा, 1 मिनट 30 सेकेंड्स आपने आंसर किया, और मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपने 30 to 40 सेकेंड्स बर्बाद किया और नहीं भी कर पाए, तो भी 30 सेकेंड्स आपने उसमें बर्बाद किया और नहीं कर पाए, तो भी आपका 4 मिनट में 4 मार्क्स आ गए, राइट। बच्चे दोनों जगह पे प्रॉब्लम करते हैं। इसको 2 मिनट में पढ़ नहीं पाते क्योंकि ठीक से पढ़ते नहीं है, एक स्पीड रीडिंग नहीं आता उनको, या ना माइंड मैप बनाना ठीक से आता है। इसको ठीक तरीके से नहीं करते, बार बार पढ़ते हैं, इसकी वजह से यहां पे भी टाइम बढ़ जाता है। इसीलिए आपका 4 मिनट और 5 मिनट के अंदर पूरा आरसी कंप्लीट नहीं हो जाता है। दिस इज द रीजन, और यही हमें करना है। क्लियर, राइट, ओके। अब यही चीज हम लोग नेक्स्ट वाले आरसी में भी करेंगे, ताकि आपके अंदर ना एकदम फिट हो जाए, इंग्रेन हो जाए कि करना कैसे है, और आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरह से करना, राइट। और कोई भी दिक्कत आ रही है और कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो 3 स्टेप्स ऑफ आरसी सॉल्विंग इसमें भी करेंगे। रीड द क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई टाइप करेंगे, पैसेज को एक्टिवली पढ़ेंगे और आंसरिंग क्वेश्चंस करेंगे। नाउ ये आपके पास है रूट्स। Which of the following statements is or are not true as per the passage? अब देखो, ये जबकि पैसेज के अंदर से है, लेकिन ये पूरे पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट ही हुआ एक तरीके से। आप ये वाले नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द अम्ब्रेला मूवमेंट कंटिन्यू, हाउ मेनी डेज, ये इंपॉर्टेंट है, विथ रेफरेंस पॉइंट है, और कितने दिन एक मूवमेंट है अम्ब्रेला मूवमेंट, जिसके बारे में शायद ये पैसेज होगा, वो कंटिन्यू किया। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अम्ब्रेला मूवमेंट, हो सकता है ये विथ रेफरेंस पॉइंट हो, मतलब इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं पैसेज में हो। अम्ब्रेला मूवमेंट का नाम कहां से आया, अगेन विथ रेफरेंस पॉइंट। फुली वॉच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स कैन बी फिल्ड इन ब्लैंक ए, एक ब्लैंक होगा तो ऑब्वियसली इसका रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, उसी एरिया में होगा उसका आंसर। हु बिकेम द फेस ऑफ द मूवमेंट एज पर द पैसेज, अगेन विथ रेफरेंस पॉइंट। अब एक चीज देखिए, ये विदाउट रेफरेंस पॉइंट है पहला वाला, एक छोड़ के, जैसे पिछले वाले में था, एक छोड़ के बाकी सारे रेफरेंस पॉइंट है। अब समझ में आ रहा है क्यों लेवल 2 से ही हम SBI PO प्री में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। अगर हमें लेवल 2 रीडिंग आता है, स्पीड रीडिंग और माइंड मैप बनाना, ये दोनों अगर आते हैं, इसी से हमारा काम हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस कम है। अब यही मेंस में पूरा तख्ता पलट हो जाता है, विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस उसमें ज्यादा आने लग जाते हैं, और क्योंकि उसमें ज्यादा आने लग जाता है, वहां पे एक्टिव रीडिंग का जो 3rd लेवल है, क्रिटिकल रीजनिंग एप्लीकेशन, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बहुत प्राइमरीली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको पैसेज दूंगा, पॉज कीजिए पैसेज को, 1.5 से 2 मिनट में आप पैसेज को पढ़िए। डन, माइंड मैप बना लिया अपने दिमाग में। अब मैं पढ़ूंगा इसको। 2014 अम्ब्रेला मूवमेंट was sparked by demands of reform of Hong Kong's electoral system, राइट। तो ये अम्ब्रेला मूवमेंट हांगकांग में हुआ था, इलेक्टोरल सिस्टम के लिए कोई मूवमेंट था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि मैंने पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पे दे दिया, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है, थोड़ा सा छोटा शायद आप लोगों को फॉन्ट लग रहा होगा, तो आई अंडरस्टैंड, बट उसका रीजन ये है कि मैं ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा अगर सामने पूरा पैसेज नहीं होगा आपको तो विजुअलाइज ही नहीं हो पाएगा ना, राइट, ओके। जब हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे तब मैं बड़े बड़े फ्रंट में कर सकता हूं, लेकिन यहां पे जब एग्जाम इतना क्लोज है, आपको ये अप्लाई करने आना चाहिए, और वो जब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तभी तो आप विजुअलाइज कर पाओगे ना ओवरऑल के ऊपर, टोटलिटी के ऊपर। इसीलिए मैंने पूरे पैसेज को एक साथ लिया है, गॉट इट। अब proposal to grant universal suffrage in elections for cities leader but to only allow voters to select for a list weighted by Beijing were rejected by protesters who took through the streets calling for genuine democracy। तो डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्शन के लिए अंदर क्या
एग्जैक्टली बोला है उसमें आपको अगर वो आइडिया नहीं भी आएगा चलेगा फिलहाल के लिए, लेकिन समरी बनाने के लिए इतना काफ़ी है कि डेमोक्रेसी और प्रॉपर इलेक्शंस के लिए ये अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ हांगकांग में। हांगकांग इज इंपॉर्टेंट, हांगकांग में, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट, the protester gained momentum after clashes between police and mostly young demonstrators who tried to reclaim a public square that was closed off after the 2012 protest against national education. Student protesters occupied the streets around the government building and office towers and rendering major thoroughfares impossible. ये स्टूडेंट मूवमेंट था, ये तो एकदम समझ में ही आ गया। यंग मूवमेंट था, यंग डेमोन्स्ट्रेटर ज़्यादा थे और जिसमें भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर ज़्यादा थे। और ये पुलिस जब एक जगह को who tried to reclaim a public square that was closed off after 2012 protest. 2012 में कोई और प्रोटेस्ट हुआ था और उसके वजह से एक जगह था जो प्रोटेस्ट साइट था उसको क्लोज कर दिया था और उसमें ये लोग पहुंचना चाहते थे और उसको क्लोज कर दिया। एंड दैट्स वाई अलग अलग जगह पे, ऑफिस में, पार्क में, सब जगह पे मूवमेंट फैल गया। तो वेयर एंड हाउ इट स्प्रेड, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग इसको। कौन था एंड हु वेर दे, स्टूडेंट था, यंगस्टर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम अम्ब्रेला रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय एडम कॉटन। ये एक क्वेश्चन था ना कि किसने नाम दिया था या कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हम रख देंगे, हो सकता है क्वेश्चन हो। अभी मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है बट कुछ था ऐसा। ऑन ट्विटर पे दिया था 26 सितंबर 2014 इन रेफरेंस टू द अम्ब्रेलाज यूज्ड टू डिफेंस अगेंस्ट पुलिस पेपर स्प्रे एंड क्विकली गेन्ड वाइडस्प्रेड एक्सेप्टेंस आफ्टर अपीयरिंग इन एन आर्टिकल ऑफ द इंडिपेंडेंट। कि पुलिस पेपर स्प्रे मारता था, उसकी वजह से ये लोग अम्ब्रेला लेके जाते थे ताकि वो पेपर स्प्रे उनके आंखों में या उनको ना लगे। स्टूडेंट लीडर जोशुआ वोंग, then 17-year-old, became the face of the movement and later jailed for his involvement. ये शायद था या तो ये था एडम कॉटन के बारे में पूछा था या तो जोशुआ वोंग के बारे में पूछा था। अब वो क्वेश्चन पढ़ूंगा तो याद ही आ जाएगा, लेकिन यहां पे वाई अम्ब्रेला मूवमेंट इसके बारे में बोला और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बोला, राइट? कोई डाउट? ये तीसरा पैराग्राफ इसके बारे में। नेक्स्ट, The occupiers gained international attention for their politeness. International attention क्यों मिला? क्योंकि polite थे. They handed out free food, water to this, but they couldn't quite agree on how to define their demands of democracy. The reason that umbrella movement is so complicated is that no one could agree what the alternative was. They all had different ideas, right? तो नेचर कैसा था उनका? पोलाइट था, बट दे कुड नॉट डिसाइड, और यही रीजन था कि वो आगे चल नहीं पाया। दे कुड नॉट डिसाइड कि क्या होना चाहिए, कॉमन ग्राउंड नहीं आ पाया। ऑक्यूपेशन एंडेड विदाउट एनी कंसेशन फ्रॉम बेजिंग। Protests where students started trickling home and public opinion slowly turned against the occupation because it caused huge traffic jams and hit pockets of shop owners whose business was disrupted. After 79 days, police forcibly removed the remaining demonstrators who left banners hanging, "We will be back." तो क्या ऑक्यूपेशन एंड हो गया, मूवमेंट का कुछ भी उन लोगों को वापस नहीं मिला क्योंकि नो कंसेशन, विदाउट एनी कंसेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कुछ नहीं दिया, राइट, बदले में। और फिर पब्लिक जो मूड था वो भी उनके अगेंस्ट जाने लगा क्योंकि ट्रैफिक जैम हो रहे थे, शॉपकीपर्स का लॉस हो रहा था, राइट। सो व्हाई एंड हाउ इट फेल्ड, राइट, ये हो गया। अब लास्ट, although the movement failed to bring any blank political changes, it has transformed Hong Kong politics in many ways. Transform किया है हांगकांग पॉलिटिक्स को। Not only has it catalyzed the emergence of new movement agency repertoires and claims, it has also defined a new era for Hong Kong, its relations with China and its identity of the world. तो ये मूवमेंट वैसे तो फेलियर था, लेकिन इसने दो अच्छी चीजें की। वो यहाँ पे इफेक्ट, या आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, इवन दो इट फेल्ड। ये हो गया आपका माइंड मैप, ये हो गया फर्स्ट पैरा। आई विल टेक द अनदर कलर। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ, ये हो गया आपका सिक्स्थ, राइट। ये है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो,
ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, दिमाग में रहेगा। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। ये वो विदाउट रेफरेंस पॉइंट इन्फरेंशियल वाला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। अम्ब्रेला मूवमेंट फोर्स्ड बीजिंग टू गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर। नहीं है ना, मुझे वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि ये नहीं हुआ क्योंकि मूवमेंट फेल हो गया था। टर्म अम्ब्रेला मूवमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड ऑन ट्विटर, राइट। ये है तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप अम्ब्रेला मूवमेंट के बारे में वाई अम्ब्रेला और इंपॉर्टेंट पीपल उस वाले में जाओगे तो यहां पे देखोगे कि यस ट्विटर है, तो ये सेकंड है। 2012 प्रोटेस्ट इन हांगकांग वेयर अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपको पता ही ये नहीं है, डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली 1 and 3, बिकॉज हमें क्या पूछा गया है? आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो आंसर वो भी ओनली 1 and 3, राइट। ओके, ठीक। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज डिड द अम्ब्रेला मूवमेंट कंटिन्यू। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था। आगे वाले क्वेश्चन देखो कितना जल्दी होगा। अम्ब्रेला मूवमेंट कितने दिन के लिए कंटिन्यू किया? ये कहां था ना, यहां पे था जब फेलियर हुआ, राइट। कि पुलिस जब, क्योंकि मूवमेंट में हमने जो माइंड मैप बनाया था, मूवमेंट जहां पे जब खत्म हुआ उसी में रहेगा। अगर आपको पता याद नहीं भी है कि कहां पे है तो उसी में रहने का चांस ज्यादा है ना। अब यहां पे आप पढ़ना चालू करो, पढ़ना चालू करो, हाँ यहां पे मिल जाएगा आपको आफ्टर 79 डेज, तो आप मार्क करोगे आफ्टर 79। समझ में आ रहा है माइंड मैप का फायदा? आपको आइडिया रहेगा कि कहां पे रहूंगा वो डेटा, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट। वो पैसेज को 4-5 बार पढ़ लिया, ये मत करना, उससे आपका टाइम खराब होगा। नेक्स्ट, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अम्ब्रेला मूवमेंट एज पर द पैसेज? एज पर द पैसेज कॉन्सिक्वेंस क्या था? It transformed Hong Kong's politics. It gave Hong Kong its identity in the world. Freed Hong Kong from influence of China. ये तो है ही नहीं, तो 3 तो है ही नहीं, ओनली 1 and 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ट्रांसफॉर्म्ड हांगकांग पॉलिटिक्स, और उसमें ये भी दिया है कि एक न्यू आइडेंटिटी दिया है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया ना, एक न्यू आइडेंटिटी विथ रिलेशंस टू चाइना। तो ये दोनों है, और आपको पता ही था कि ये माइंड मैप में नीचे ही था। नेक्स्ट, Where did the umbrella movement get its name from? Again ये कहां पे जाएगा? इस वाले पैराग्राफ में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे इंपॉर्टेंट पीपल थे, राइट। तो अम्ब्रेलाज वेर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर कैनन्स। नो, हमें अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही है कि पेपर स्प्रे के लिए था। अम्ब्रेलाज वेर यूज्ड एज डिफेंस अगेंस्ट पुलिस पेपर स्प्रे, यस। आपका बाकी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। डिफरेंट कलर्ड अम्ब्रेलाज, नो। अम्ब्रेलाज वेर डग इन द ग्राउंड टू मेक टेंट्स, नो। तो ओनली 2 इज द आंसर इन दिस केस, राइट। बी क्लियर? ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक ए? ब्लैंक ए यहां पे है, तो क्या बोलता है? ऑल्दो द मूवमेंट फेल्ड, तो मूवमेंट तो फेल हो गया। टू ब्रिंग एनी ब्लैंक पॉलिटिकल चेंज, इट हैज ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स। तो कोई भी बड़ा पॉलिटिकल चेंज, इस तरह का कुछ बोलना चाहता है, तो देखते हैं। टेंजिबल हो सकता है, कुछ यूजफुल इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट विच इज सिग्निफिकेंट, राइट। ओके, तो ये तो हो ही सकता है। कॉय नॉट नेसेसरली कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जा रहा है। ग्रेजुअल नहीं जा रहा है कॉन्टेक्स्ट के साथ। मेरिट, ग्रामर भी गलत है। सुपरफ्लुअस अगेन कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जा रहा है, हमें कुछ सिग्निफिकेंट टाइप बोलना है, तो इसलिए टेंजिबल इज द वर्ड हियर, राइट। नेक्स्ट, हु बिकेम द फेस ऑफ द मूवमेंट एज पर द पैसेज? अगेन वापस आओ यहाँ पे। अच्छा, फेस ऑफ द मूवमेंट तो यहाँ पे था ना, स्टूडेंट लीडर बिकेम द फेस ऑफ द मूवमेंट, जोशुआ वांग। जोशुआ वांग यहाँ पे डन। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। So this is how you approach the passages and RC and the question. Again देखिए, प्री में मैं मानता हूँ 40 क्वेश्चन और 20 मिनट थोड़ा सा चैलेंजिंग है इस बार के एग्जाम के हिसाब से, लेकिन इट इज़ मच डूएबल। मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैंने आपको मेरा जो सीक्रेट है, जो तरीके से मैं करता हूं वो भी दिखा दिया। यस, प्रैक्टिस लगेगा। यस, इस तरह के पैसेज के लिए ये काम आ जाएगा। एंड दिस इज नॉट वेरी इजी पैसेजेस, मॉडरेट पैसेजेस थे, राइट। ऑब्वियसली इससे ऊपर, इससे डिफिकल्ट होगा तो हमें एक्टिव रीडिंग के लेवल 3 पे जाना पड़ेगा, लेकिन प्री में ऐसा नहीं आएगा। वेरी वेरी लेस चांसेस, और अगर बाई चांस अगर आ गया तो किसी से नहीं होने वाला है, वो आपसे ही मैक्सिमम होने वाला होगा वो, राइट। ओके, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आरसी को प्रैक्टिस कीजिए एंड क्वेश्चंस, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।